नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के अमेरिकी दौरे से चिंता में आई बीजेपी की, नीति आयोग की बैठक से 8 मुख्यमंत्रियों की दूरी की, बात करेंगे नए संसद के उद्घाटन को लेकर छिड़ी सियासत की, कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की, साथ ही जानेंगे कैसे कांग्रेस और केजरीवाल बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से शायर इकबाल को हटाने की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना सीएम केसीआर से केजरीवाल ने की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला बीआरएस प्रमुख का समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीएम केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, राष्ट्रपति की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने का है आरोप। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, मंदिर महासंघ बोला श्रद्धालु कटी फटी जीन्स और स्कर्ट जैसे कपड़े पहनकर मंदिर में न आए। शराब घोटाले में बड़ी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान, सिसोदिया समेत 4 आरोपियों को समन जारी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को रोकने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। उनके पासपोर्ट के लिए 3 साल के लिए एनओसी जारी करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद अब राहुल गांधी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अमेरिका में क्या है राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 22 जून को पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी को न्योता भेज दिया और राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए लगभग 1 महीने पहले ही पहुंच रहे हैं। 28 मई को राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। अमेरिका में उनके कार्यक्रम 30 मई से शुरू होंगे। अपनी यात्रा में राहुल गांधी अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे, साथ ही वो प्रवासी भारतीयों के बीच सभा करेंगे। इसमें 6000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ ने डीवी लाइव को बताया, उनकी यात्रा की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से होगी, जहां वो प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में सांसदों और थिंक टैंक के साथ भी बैठक करेंगे। उनकी हफ्ते भर चलने वाली यात्रा 4 जून को न्यूयॉर्क में एक विशाल जनसभा के साथ खत्म होगी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की फिल्म दिखाई गई है। इस वीडियो में प्रवासी भारतीय नागरिकों को दूरदर्शी नेता के साथ खास बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। ये बातचीत न्यूयॉर्क में जेवियर सेंटर में होगी। वीडियो संदेश में कहा गया है कि ये प्राधिकारों से बहादुरी से सवाल पूछने और राष्ट्र की बदलती जरूरतों पर बात करने वाले नेता से मिलने का आपका मौका है। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने कहा था कि जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा का मकसद वास्तविक लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। राहुल की अमेरिकी यात्रा पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इससे पहले उनकी ब्रिटेन यात्रा को लेकर देश में जमकर घमासान मचा था। अब राहुल गांधी अमेरिका के मंच से क्या कहते हैं, इस पर देश की नजरें रहेंगी। नजरें तो आज नीति आयोग की बैठक पर भी थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज 8वीं बैठक हुई। इस बैठक में 8 मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक शामिल नहीं हुए। तो क्यों शामिल नहीं हुए ये सीएम, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। पीएम मोदी और करीब 2 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा भी लिया। अपने अपने राज्यों की योजनाओं को सामने रखा। 8 विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिसमें 2047 तक विकसित भारत, एमएसएमई पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अनुपालन का बोझ कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषक, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति शामिल है। जहां एक और 8 विषयों पर चर्चा हुई तो 8 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, जिस कारण से वो बैठक में नहीं आ पाए। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात कहते हुए बैठक से किनारा कर लिया। नीतीश कुमार ने भी यही कहा, लेकिन बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र अड़ंगा लगाता है।
ऐसे में नीति आयोग की बैठक में क्यों जाएं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के विरोध में बैठक में नहीं आए, तो भगवंत मान ने भी केंद्र पर राज्य का विकास रोकने का आरोप लगा दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि हैदराबाद में उनकी दिल्ली के सीएम के साथ मीटिंग थी, इसलिए वो बैठक में नहीं आए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन विदेश दौरे पर होने के कारण नहीं आ सकी। केरल के सीएम पी विजयन ने भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाए रखी, लेकिन उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जगह राज्य के वित्त मंत्री को भेजना चाहती थी, लेकिन केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी। ममता बैठक में नहीं पहुंची। नीति आयोग की बैठक से 8 मुख्यमंत्रियों की दूरी ने मोदी सरकार को सवालों में ला दिया है। सवालों में तो नई संसद का उद्घाटन भी है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा है। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका 21 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सहित विपक्ष के 21 दलों ने उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इतिहास बदलना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू में भी बात हो रही थी कि ये संसद भवन बन रहा है, तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो इतिहास है। आजादी हुई तो जिस चीज की जहां पर शुरुआत हो गई, उसे वहीं पर विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये नया संसद भवन बना रही हैं। पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं बस। नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। जो पुराना संसद भवन था उसी को सही कराना चाहिए था। नीतीश कुमार के बयान पर सियासी घमासान तेज है, तो वहीं कर्नाटक में आज सियासत की नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। आज कर्नाटक में 24 विधायकों को शपथ दिलाई गई, तो किसे मिली मंत्रिमंडल में जगह? देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में 13 मई को नतीजे आए थे। नतीजे आने के 7 दिन में सरकार बनी और अगले 7 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। आज 24 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके साथ सरकार में सीएम सहित कुल 34 मंत्री हो गए। आज जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसमें प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडेरे और स्टेट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सीनियर लीडर एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरागोड़ा, एन. चेल्लुवरायस्वामी, के. वेंकटेश, डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा को भी मंत्री बनाया गया है। मधु बंगारप्पा, लक्ष्मी हेबेलकर, डी. सुधाकर, मकुंद वैद्य और एम.सी. सुधाकर को भी मंत्री पद मिला है। आज जिन 24 नेताओं को मंत्री पद दिया गया, उनमें 6 लिंगायत, 4 वोकालिंगा, 3 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 5 कुरुबार, राजू, मराठा और मोंगावीरा से लिए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ ही देर बाद सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया गया। डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला है। वित्त, खुफिया मामलों और कैबिनेट मामलों जैसे विभाग सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास रखे हैं। सिद्धारमैया के पास उन सभी मंत्रालयों का प्रभार भी होगा जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जी. परमेश्वर को गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग को छोड़कर जिम्मा सौंपा गया है। एच.के. पाटिल को कानून और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही जमीर अहमद खान को आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर अब कर्नाटक कैबिनेट की स्ट्रेंथ 34 हो गई है, जिससे कर्नाटक में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। तो इधर कांग्रेस भी केजरीवाल को अपनी ताकत का एहसास करा रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस ने अब तक खुलकर अपना रुख साफ नहीं किया है। पार्टी आलाकमान अब इस पर पार्टी के अंदर रायशुमारी कराने का मन बना रही है, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोमवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, जिसको लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर एनसीपी, उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति समेत विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया था, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी से भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने और संघीय ढांचे पर हमले तथा मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। केजरीवाल के इस ट्वीट पर कांग्रेस के कई नेताओं ने
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से सोच समझकर कदम उठाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल अब तक हर मंच से कांग्रेस की आलोचना करते रहे हैं, ऐसे में इनका समर्थन नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अलका लामा ने तो केजरीवाल से कहा कि पहले उन्हें सोनिया और राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कांग्रेस समर्थन देने पर विचार करेगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केंद्र के अध्यादेश पर विवाद के बीच आज केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, वो पहले बीजेपी की तारीफ करते थे। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान इस बात का फैसला करेगा कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे या नहीं। जब सभी विपक्षी दल एक साथ थे तो वो बीजेपी की तारीफ करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अब इसी के मद्देनजर खड़गे ने सोमवार को इस मुद्दे पर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें केजरीवाल को समर्थन दे या नहीं, इसको लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस अगर केजरीवाल का समर्थन करती है तो इससे बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। मुश्किल में तो सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गठबंधन में फूट देखी जा रही है। शिंदे गुट के सांसद ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सांसद के इस बयान से राज्य में एक बार फिर सत्ता संग्राम देखने को मिल सकता है। तो क्या शिंदे गुट के नेता फिर उद्धव गुट में करेंगे वापसी? देखते हैं ये रिपोर्ट। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी हलचल मची है। एक और महाविकास अघाड़ी सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर मंथन कर रहा है, तो दूसरी ओर अब सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना गठबंधन में अपनी दावेदारी को मजबूत करने का मन बना लिया है। ऐसे में सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट के बीच फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने बीजेपी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं, हमें एनडीए के सहयोगी के तौर पर समझा जाए, हमारे लिए काम पूरे किए जाने चाहिए। भाजपा की ओर से हमारे सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बात मैंने सीएम शिंदे को भी बैठक में बताई है। कीर्तिकर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर कहा कि महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से शिंदे गुट 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का सिर्फ दावा ही नहीं कर रहा है, बल्कि तैयारी भी हो चुकी है। सीट बंटवारे का फार्मूला वही रहे जो 2019 के वक्त था। उस वक्त शिवसेना 23 और बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी और 18 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गजानन कीर्तिकर के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर बेबुनियाद है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। शिवसेना और बीजेपी आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है, ये ऐसे ही आगे भी रहने वाला है। लेकिन सच ये है कि शिंदे गुट के कई नेता बीजेपी के साथ से खुश नहीं हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि कई नेता फिर से उद्धव गुट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में जल्द ही महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में फिर हुए बदलाव की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को लिखने वाले मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल के पाठ को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो क्यों हटाया गया इकबाल को किताबों से? देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूली पाठ्यक्रम के बाद अब कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से इकबाल को हटा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट शीर्षक वाला अध्याय बीए के छठे सेमेस्टर के पेपर का हिस्सा है। ये मामला अब विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो अंतिम फैसला लेगी। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया है। अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने कहा, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में बदलाव के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव के अनुसार इकबाल पर एक अध्याय था जिसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अन्य विचारक जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है उनमें राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। पाठ्यक्रम में उल्लेख किया गया है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के भारतीय राजनीतिक विचारों के भीतर समृद्धि और विविधता की झलक देखने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में आधुनिक भारतीय विचारों की एक महत्वपूर्ण समझ विकसित करना है। अब देखना है कि इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने के फैसले पर किस तरह सियासत होती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।